हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फार्मास्यूटिक्स के अंदर होप सो इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट्स। इसका जो सेकेंड लास्ट टॉपिक था लेक्चर नंबर 9, उसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट कोटिंग। तो टैबलेट कोटिंग में हमने यही उसके अंदर स्टडी किया था कि व्हाट आर द पर्पस ऑफ कोटिंग, कि क्यों हमें टैबलेट को कोट करने की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द टैबलेट कोटिंग, जिसके अंदर हमने शुगर कोटिंग डिस्कस किया था और फिल्म कोटिंग डिस्कस किया था। जो थर्ड टाइप आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द एंटीरिक कोटिंग एंड फोर्थ वन इज द माइक्रो एनकैप्सुलेशन। और इसी के साथ जो है आपका टॉपिक ओवर हो जाएगा। What is the enteric coating और enteric coated tablets? अब enteric coating तो आपको अभी तक क्लियर हो ही गया होगा कि what is the enteric coating? Enteric coating का क्या मतलब होता है कि जो tablets या जो भी preparations हैं which we have to be restrict या which we have to be prepared in such a way that they should not be disintegrate or they should not be dissolved in the acidic medium। देखो, कोई भी प्रिपरेशन अगर हम लेते हैं, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कैप्सूल है, या कोई भी किसी भी XYZ प्रिपरेशन को अगर आप बाय ओरल मेथड दोगे तो सबसे पहले जो आपकी प्रिपरेशन है वो कहाँ जाएगी? स्टमक में। स्टमक से पास होगी, वो आपके इंटेस्टाइन में, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसी को फॉलो अप करेगी। तो स्टमक के अंदर जो हमारी पीएच क्या होती है, वो एसिडिक पीएच होती है स्टमक के अंदर, क्योंकि HCl रिलीज होता है। तो जो टैबलेट्स हैं वो हमारी स्टमक के अंदर, या जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म्स हैं वो स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट होती हैं 1 to 2 आवर्स के अंदर, और तो उसके बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में पास होती हैं। लेकिन हमें कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि हम ये चाहते हैं, या हमारी रिक्वायरमेंट ये बन जाती है कि जो टैबलेट है वो हमारे स्टमक के अंदर, यानी वो हमारे एसिडिक मीडियम के अंदर डिसइंटीग्रेट ना होकर वो एल्केलाइन मीडियम में डिसइंटीग्रेट हो। जैसे कि हम चाहते हैं कि वो इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट हो, स्टमक में जस्ट उसके पास ऑन होने का काम हो। रीज़न क्या हो सकते हैं? बहुत से रीज़न हो सकते हैं। ये हो सकता है कि जैसे कोई टैबलेट है वो स्टमक के अंदर इरिटेशन इतनी प्रोड्यूस कर दे, गैस्ट्रिक इरिटेशन, या जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगर वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट होती है तो हो सकता है कि स्टमक में डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस हों, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग। तीसरा इफेक्ट हो सकता है कि जैसे हम ये चाहते हैं कि वो जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट ही, मतलब कि उसके प्रोलॉन्ग रिलीज के लिए, क्योंकि अगर वो स्टमक में ऑलरेडी कोई भी प्रिपरेशन अगर डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो उसके बाद इंटेस्टाइन में जाके वो डिसॉल्व होगी और अपना इफेक्ट शुरू कर देगी। लेकिन कई बार हमें प्रोलॉन्ग रिलीज भी इसका पर्पज हो सकता है कि प्रोलॉन्ग रिलीज के पर्पज के लिए हम नहीं चाहते कि वो जो टैबलेट है हमारी वो स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो। ऐसे कुछ पर्पजेस और भी हैं इसमें एंटीरिक कोटिंग टैबलेट्स के, कि जो मैंने यहाँ लिखे हैं कि व्हाई वी नीड द एंटीरिक कोटिंग। तो सबसे एंटीरिक कोटिंग जो है ना, जैसे शुगर कोटिंग था या फिल्म फॉर्मर्स था, उनकी सबसे जो फर्स्ट मेथड था, अर्लीस्ट मेथड शुगर कोटिंग था, लेकिन उसके बाद फिल्म फॉर्मिंग मेथड यूज होने लगा, और एंटीरिक कोटिंग मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो वास्टली यूज्ड, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीरिक कोटिंग टैबलेट्स दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैबलेट। अगर आप ये सोचो कि इसमें इवन देखो, मैंने इसमें आपके पास पर्पस के ऊपर कि व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर द एंटीरिक कोटिंग टैबलेट्स, व्हाट आर द एंटीरिक कोटिंग टैबलेट्स, या what are the enteric coating film formers, what are the methods to prepare the enteric coating tablets, या give a full note on the enteric coating tablets। इस तरह से enteric coating tablets के ऊपर पूरे के पूरे फुल मार्क्स आपके, फुल क्वेश्चंस आपके उसके अंदर आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एंटीरिक कोटिंग का यहाँ सबसे पहले हमने डिस्कस करते हैं कि पर्पस। मैंने यहाँ कुछ थोड़े पॉइंट्स लिख के भी रखे हैं ताकि ये टॉपिक आज लास्ट लेक्चर इसका हो सके टैबलेट, और हम आगे नए चैप्टर पे मूव ऑन कर सकें। सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसका टू प्रोटेक्ट द एसिड लेबाइल ड्रग्स फ्रॉम GIT। अब ये एसिड लेबाइल का क्या मतलब है? एसिड लेबाइल का मतलब है कि जो हमारे स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है।
जैसे कुछ ड्रग्स हैं जैसे एंजाइम होगी, एंटीबायोटिक्स होगी। एंटीबायोटिक्स में हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम दे सकते हैं पेनिसिलिन का। तो ये जो ड्रग्स हैं हमारे स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। हम नहीं चाहते कि ये स्टमक में डिसइंटीग्रेट हो, ये इंटेस्टाइन में पास हो, उसके बाद ये अपना इफेक्ट रिलीज करे। क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे एंटीबायोटिक्स के ऊपर एसिड काम करेगा या एंजाइम्स के ऊपर एसिड काम करेगा, तो उसकी वजह से हमारी जो ड्रग्स है, हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसकी एक्टिविटी भी इफेक्ट हो सकती है। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज टू प्रिवेंट द GIT इरिटेशन। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप एस्पिरिन का ले सकते हो। सेकेंड एग्जांपल इसमें आयरन प्रिपरेशंस का ले सकते हो कि अगर जो एस्पिरिन है, देखो हमेशा ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वैसे तो मोस्टली टैबलेट्स के केस में इंस्ट्रक्शन यही दी जाती है कि डोंट टेक द टैबलेट मतलब कि विद द एम्प्टी स्टमक। मतलब कुछ एक होते भी हैं जो हमें एम्प्टी स्टमक लेनी होती है, जैसे सपोज शुगर कंट्रोलिंग टैबलेट्स हैं या कुछ ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की टैबलेट्स हैं जो हम मतलब लेते भी हैं ऐसे खर्च के लिए। लेकिन जो जनरल रूटीन में टैबलेट्स यूज होती हैं जैसे एस्पिरिन हो गई, PCM हो गई, कॉम्बिफ्लिम हो गई, सैरिडोन हो गई, तो इन टैबलेट्स को कभी भी हम एम्प्टी स्टमक, हमेशा यही बोला जाता है कि इनको खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने ये टैबलेट लेनी है। जस्ट खाना खाते टाइम भी नहीं लेनी, खाना खाने के साथ भी नहीं लेनी, और बिना खाना खाए यानी एम्प्टी स्टमक भी आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना। उसमें सबसे पहले मोस्ट कॉमन एग्जांपल एस्पिरिन का ही है, क्योंकि एस्पिरिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब एसिड मतलब कि हमारे स्टमक के अंदर जब ये डिसइंटीग्रेट होता है तो वो एक्सेस में GIT इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इस चीज़ का प्रोलॉन्ग्ड यूज करते रहे तो इवन कंडीशन ये भी आ जाती है कि वहाँ पे हमारे स्टमक में अल्सरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अल्सरेशन क्या होती है कि जो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग्स हैं, जैसे आपने अपने ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम पढ़ा होगा कि जो स्टमक है, स्टमक का जो हमारा अंदर की लाइनिंग्स हैं, अंदर की एंडोथेलियल लाइनिंग्स होती है, वो सारी एंडोथेलियल लाइनिंग्स इतने ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट की वजह से वो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि बर्न हो जाती है, जल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्सर, एसिडिटी हो जाती है। मतलब मैक्सिमम एसिडिटी की वजह से जो मेन जो इफेक्ट है दैट इज द अल्सरेशन भी उसके अंदर हो सकती है। इसलिए कभी भी जो ये प्रिपरेशंस है हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लेनी चाहिए। थर्ड इज टू प्रिवेंट द नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब जो कुछ टैबलेट्स हैं जैसे एमिटिन हो गई या स्टिल्बस्टिरोल हो गई, ये टैबलेट्स हम लेते हैं जैसे वॉमिटिंग स्टॉप करने के लिए, मतलब कि जो भी इनका जैसे एमिटिन, आईपीकेक, आपने एक हर्बल ड्रग भी पढ़ी होगी, उसके अंदर जो आपकी फार्माकोग्नोसी है हर्बल ड्रग्स का, कि उसके लिए हम वॉमिटिंग को स्टॉप करने के लिए मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह से जैसे कहते हैं कि एमिटिन और स्टिल्बस्टिरोल जो टैबलेट्स है नोजिया वॉमिटिंग के लिए यूज की जाती हैं, लेकिन अगर हम उनको स्टमक मतलब कि उनको हम एंटेरिक कोटिंग फॉर्म में ही यूज करते हैं, अगर वो एसिड हमारे मतलब स्टमक के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे तो हो सकता है कि ये टैबलेट्स अपना इफेक्टिव शो ना करें क्योंकि बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होने की वजह से। क्योंकि देखो जो नोजिया या वॉमिटिंग का इफेक्ट है वो कोई स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होने से नहीं हो रहा, हाँ वो साइट है, लेकिन इसका मेन जो ड्रग का एक्शन है वो कहाँ किसको कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहा है हमारे वॉमिटिंग सेंटर को या हमारे ब्रेन के एक सेंटर को, ब्रेन के एक पार्ट को जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। नोजिया का क्या मतलब होता है, चक्कर आना। वॉमिटिंग का मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा सेंटर है जो हमारी ये वॉमिटिंग सेंसेशन को कंट्रोल करता है या वॉमिटिंग सेंसेशन को रिलीज करता है। कुछ ना कुछ इस तरह से ब्रेन के अंदर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, तो उनके ऊपर जो इफेक्ट शो करता है वो भी टैबलेट के डिसइंटीग्रेट होने से, जैसे ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट होंगी और वो अपना इफेक्ट शो करेंगे, डिसॉल्व होंगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे रीच करके, तो इनको भी हम एंटेरिक कोटिंग के फॉर्म में यूज करते हैं। फोर्थ है जैसे टू प्रिवेंट द ड्रग इंटरेक्शन विद द स्टमक कंटेंट। अब ये जो पॉइंट है इसका क्या मतलब है कि स्टमक कंटेंट के साथ ड्रग इंटरेक्शन को प्रिवेंट करना। जैसे टार्पिन एक ड्रग है, कई बार क्या होता है कि आपने एक टॉपिक आगे हो सकता है कि आप नेक्स्ट सेशंस में पढ़ोगे ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन,
इस तरह से मतलब कि एक इंटरेक्शंस का टॉपिक आएगा पूरा आपके फार्मास्यूटिकल्स में भी शायद इन द हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में आएगा सेकेंड ईयर में। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये कई तरह की इंटरेक्शन होती हैं। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, ड्रग फूड इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है कि जब भी जैसे कोई मेडिसिन हम दो इनकम्पैटिबल मेडिसिन को एक साथ ले लेना, जैसे हमेशा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे सपोज किसी पेशेंट को 2 या 3 टैबलेट्स खानी है, तो कभी भी उसे ये नहीं बोला जाता कि आप ये टैबलेट्स इकट्ठी ले लो, एक ही टाइम में ले लो, ऐसा नहीं बोला जाता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं। डॉक्टर्स हमेशा आपको ये प्रिस्क्राइब करेंगे कि इन टैबलेट्स के बीच में कम से कम आधा घंटा या कम से कम 1 घंटे का गैप आप ज़रूर रखिए। वो अलग बात है कि इंडियंस हम ये फॉलो नहीं करते, हम सोचते हैं कि एक ही बार में काम निपटाना, चलो 3 टैबलेट्स 4 टैबलेट्स एक ही साथ ले लीजिए, लेकिन वो गलत है। क्यों? उसका रीज़न क्या हो सकता है कि कई बार हो सकता है कि एक जो मैंने मेडिसिन ली या दूसरी जो मैंने मेडिसिन ली, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इनकम्पैटिबल हो। इनकम्पैटिबल मतलब कि वो इंग्रेडिएंट्स आपस में है तो क्या सारे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्शन करें। इंटरेक्शन करने की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं दैट में बी द टॉक्सिक, दैट में बी द हार्मफुल, और दैट में प्रोड्यूस अ मेजर साइड इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो इसलिए ये रीज़न हो सकता है। दूसरा जो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रही हूँ, अब यहाँ जो ये एग्जांपल है ये कोई ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का एग्जांपल नहीं है, यहाँ ये है ड्रग फूड इंटरेक्शन का। देखिए क्योंकि इसमें स्टमक कंटेंट के साथ इंटरेक्शन की बात कही हुई है। स्टमक कंटेंट का मतलब कि जो हमने फूड खाया है, ठीक है, कि कई बार क्या होता है कि जब हम जैसे खाना खाने के लिए भी इंस्ट्रक्शन इसलिए दी जाती है कि खाना खाने के आधा घंटा बाद या खाना खाने से आधा घंटा पहले आपने ये मेडिसिन लेनी है। रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप खाने के साथ ही अपने टैबलेट को लोगे तो आपके जो स्टमक में मटेरियल है उसके कारण जो आपकी जो टैबलेट है उसको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से टैबलेट का इफेक्ट आपका उतनी मतलब प्रॉपर टाइम में, एक्यूरेट टाइम में नहीं आएगा। उसकी वजह से जो क्योंकि आपका जो स्टमक कंटेंट है, एक तो ये रीज़न हो सकता है कि उसके डिसइंटीग्रेशन में टाइम लग जाए। दूसरा जो रीज़न ये हो सकता है कि जो टैबलेट आपने ली, हो सकता है कि आपने जो फूड खाया है उस फूड में ऐसा कुछ हो कि आपके फूड के कंटेंट आपके टैबलेट के साथ, आपकी ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर जाएं, उनके अंदर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जैसे टारगेट जो ड्रग है इसको हम स्टमक कंटेंट के साथ इंटरेक्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एंटी कोटिंग करते हैं ताकि ये टैबलेट स्टमक में रिलीज ही ना हो। इसको जैसे विद फूड या कुछ मैंने बताया तो ये कि आपको कि मोस्टली टैबलेट्स हमें विदाउट फूड मतलब कि खाना खाने से आधा घंटा पहले या कुछ गैप पे मेंटेन पे खानी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हम कह देते हैं कि खाने के साथ भी लेनी है आपने टैबलेट, या कई ऐसे टैबलेट्स होती हैं कि जिनके चांसेस होते हैं कि वो आपके इवन फूड कंटेंट के साथ भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एंटी कोटिंग, एक टैबलेट के ऊपर एक लेयर ही चढ़ा देते हैं एंटी कोटिंग की, कि टैबलेट स्टमक में रिलीज ही ना हो, इसकी जो लेयर है वो स्टमक के अंदर ब्रेक ही ना हो। जब ब्रेक ही नहीं होगी तो अपना कंटेंट कहाँ से रिलीज होगी करेगी, तो उसके अंदर इंटरेक्शन के चांसेस खत्म हो जाएंगे। फिफ्थ जो मेन पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज द डिलेड एक्शन। डिलेड एक्शन मैंने आपको, जिसको पहले भी मैंने हम एक बार शायद डिस्कस कर चुके थे, दैट इज द प्रोलॉन्ग्ड एक्शन भी जिसको हम बोलते हैं, या सस्टेन्ड रिलीज एक्शन भी जिसको हम बोलते हैं। कि कई बार क्या होता है, हमें किसी ड्रग कंटेंट की, किसी एक्टिव इंग्रेडिएंट का हमें प्रोलॉन्ग्ड लंबे टाइम तक का इफेक्ट चाहिए होता है। हम चाहते हैं, मतलब कि हम क्या चाहते हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है या टैबलेट की डोज ऐसी है कि वो अपना एक्शन प्रोलॉन्ग शो करे, लंबे टाइम तक शो करे, कि जहाँ हमें एक टैबलेट को एक दिन में 3 बार या 4 बार लेना पड़ता है, तो उसकी हम एक्शन, उसका वो ड्रग टैबलेट अपना एक्टिव कंटेंट धीरे धीरे, एक्टिव इंग्रेडिएंट धीरे धीरे रिलीज करे कि उसकी डोज दिन में 1 रह जाए या दिन में 2 डोज रह जाए। इसके लिए भी क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं कि जो ड्रग है अपना उसमें से मेडिसिन है उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट बहुत स्लो रिलीज होगी। नेक्स्ट जो लास्ट है इसका मेन पर्पस है, दैट इज द टारगेट साइड। सबसे बड़ा जो एंटी कोटिंग का मेन पर्पस यही है कि जो ड्रग है, ड्रग अपने टारगेट साइड के ऊपर जाकर ही इफेक्ट शो करे। टारगेट साइड का मतलब यहाँ क्या है कि
जैसे हम ओरल सिस्टम से ड्रग लेते हैं तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि हर ड्रग का इफेक्ट हमें हमारी मतलब टारगेट साइट वो होता है कि हमें एग्जैक्टली ड्रग का इफेक्ट चाहिए कहाँ, एग्जैक्टली हमारा जो बॉडी के अंदर कहाँ प्रॉब्लम है, किस पोर्शन में, और हम चाहते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसी पोर्शन के अंदर जाकर हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करे, ताकि बाकी जो पोर्शन है, बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको उनके ऊपर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना हो। जैसे अब मैं यहाँ एग्जांपल लूँ एंटीहिलमिनथिक्स का या पैनक्रियाटिन का। पैनक्रियाटिन जो हार्मोन्स होते हैं जो जैसे पैनक्रियास से रिलीज होते हैं, ठीक है, सिंथेटिक हार्मोन्स कई बार देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक तरह से पैनक्रियास डाइजेस्टिव जूस ही होता है जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स, प्रोटीन, लिपिड सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। या एंटीहिलमिनथिक्स हैं या जो एंटीहिलमिनथिक्स जितने भी हमारे जैसे पेट के अंदर प्रोटोजोअल डिजीज होती हैं, हेलमिनथिक्स डिजीज होती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हेलमिनथियासिस कॉज करती हैं, इन्फेक्शंस कॉज करती हैं। अब हमारी स्टमक में या हमारे है तो इन्फेक्शन हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है तो इन्फेक्शन मेरे लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन वो टैबलेट तो मेरी रिलीज हो रही है स्टमक के अंदर, एक तो वो एसिडिटी भी शो करेगी, दूसरा अगर टैबलेट अपने टारगेट साइट की बजाय कहीं और अपना कंटेंट रिलीज करेगी तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट भी कम आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट तो टैबलेट का उस पोर्शन में, उस ऑर्गन में भी एब्जॉर्ब हुआ होगा, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट तो ये थी कि वो जाके इंटेस्टाइन में अपना कंटेंट रिलीज करे। तो एक पर्पज ये भी है कि जो ड्रग अपना टारगेट साइट के ऊपर ही मैक्सिमम इफेक्ट शो करे, तो ये भी पर्पज हो सकता है कि हम उसमें एंटेरिक कोटिंग का। अब ये तो थे मेनली हमारे पर्पज, ये एंटेरिक कोटिंग के 6 पर्पज है। अभी तक देखो जो हमने फिल्म फॉर्मिंग के, शुगर कोटिंग के जो पर्पज बताए थे, जो हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन में आगे भी पढ़ेंगे कि एलिगेंट अपीयरेंस देने के लिए, फेस को चेंज करने के लिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वो सब तो इसके अंदर है ही, वो तो जनरल फैक्टर्स हैं कि व्हाई वी डू द कोटिंग। लेकिन जो एंटेरिक कोटिंग के जैसे मेन जो फैक्टर्स हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी नीड the enteric coating, give some favorable example in the favor of the enteric coating of the tablets, तो आपको ये 5 या 6 एग्जाम्पल अगर कोई और भी बुक में से मिलते हैं ये जरूर इंक्लूड करने हैं विद द वन एग्जाम्पल, वन ड्रग एग्जाम्पल, तो इससे आपके क्वेश्चन का इफेक्ट भी अच्छा आएगा। और ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर द मेन पॉइंट्स फॉर द एंटेरिक कोटिंग। अब एंटेरिक कोटिंग के लिए प्रोसेस क्या होता है? एंटेरिक कोटिंग के लिए सबसे पहले जो हमें यूज करते हैं एपरेटस, वही पैन कोटिंग, पैन स्प्रेइंग मेथड से, मतलब स्प्रे करके हमारा जो एंटेरिक कोटिंग फिल्म फॉर्मर्स हैं, साथ में उसमें ड्राइंग भी होती रहती है, या फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर आपको ध्यान हो कि हमने पढ़ा था इसको साइज रिडक्शन के मेथड में, हमने साइज ड्राइंग के मेथड में हमने इसको पढ़ा था फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर को, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एपरेटस इसके अंदर यूज होते हैं। और जो एंटेरिक कोटिंग फिल्म फॉर्मर स्टेप तो वही होंगे कि सबसे पहले वाटर प्रूफिंग या सीलिंग होगी। वाटर प्रूफिंग या सीलिंग के लिए आप उसमें सेम कंटेंट यूज कर सकते हैं, शेलर, इथाइल सेलुलोज या सेलुलोज एसिटेट थैलेट इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस में जिसमें हमने जिसमें हमने एसीटोन या अल्कोहल दोनों यूज किए थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एंटेरिक कोटिंग मटेरियल की, जो एंटेरिक कोटिंग जो हमारे पॉलीमर्स हैं या एंटेरिक कोटिंग सब्सटेंस हैं, उनकी फिल्म हमने अपने टैबलेट के ऊपर चढ़ानी है, उनकी फिल्म को कोट करना है। तो ये जो एंटेरिक कोटेड मटेरियल है ये हमारा नेचुरल भी हो सकता है और ये हमारा सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसमें आपके पास शेलक या जिलेटिन, और सिंथेटिक में आ जाएंगे, ये मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है, that is the hydroxy propyl methyl cellulose phthalate। HP मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज थैलेट। इसी तरह से, क्योंकि अगर आप शॉर्ट फॉर्म इसकी लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लर्न करने के लिए जैसे आप इसको कर सकते हो, HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPAC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPMCP, मतलब ये थोड़ा सा इजी लर्न करना इजी हो जाता है। या कैप
कैप मतलब सेल्यूलोज, एसीटेट, थैलेट, ठीक है, पैराफिन वैक्स, ये जो कुछ नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो हमारे इंटेरियर कोटिंग के लिए काम आते हैं। सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटेरियर कोटिंग के लिए पॉलीमर यूज होता है वो यूज होता है कैप, सेल्यूलोज, एसीटेट, थैलेट, क्योंकि जो कैप है वो मिनिमम 5.8 pH है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर जाके डिसइंटीग्रेट होता है। उससे पहले वो जो हमारी बॉडी में एसिडिक pH है 1.5 या 2 pH या 2.5 जो भी हमारे स्टमक में उसके अंदर वहां पर डिसइंटीग्रेट नहीं होता। तो कैप इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीरियर कोटिंग फिल्म फॉर्मर दैट इज इन द सिंथेटिक फोम। तो ये आपके पास वाइवा वॉइस में भी प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीरियर कोटिंग के लिए सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमर कौन सा है, उसमें आंसर होगा कैप। इवन 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा पूरा एंटीरियर कोटिंग का जो भी मैटर जो मैंने आपसे शेयर करना था। नाउ जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, आप कहेंगे कि इसमें हमें कहीं टैबलेट की फीलिंग तो नहीं आ रही, लेकिन एक चीज और आप समझ लो, जो हम कोटिंग करते हैं, कोटिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम टैबलेट की करें, कोटिंग हम पाउडर मटेरियल की भी कर सकते हैं, जो पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। कोटिंग हम अपने कैप्सूल्स के अंदर जो मटेरियल फिल करते हैं उसकी भी कर सकते हैं। कोटिंग हम टैबलेट्स की भी करते हैं। माइक्रो एनकैप्सुलेशन भी एक इसी के अंदर पोर्शन इंक्लूड किया हुआ है ये टैबलेट से अलग। माइक्रो एनकैप्सुलेशन कोई टैबलेट नहीं होती। माइक्रो एनकैप्सुलेशन सिर्फ एक कोटिंग की वजह से, कोटिंग पर्पस की वजह से टैबलेट के अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया। माइक्रो एनकैप्सूल्स होते क्या हैं एक्चुअली? माइक्रो एनकैप्सूल्स होते हैं कि जब हम पाउडर फॉर्म में, दिखने में माइक्रो एनकैप्सूल्स, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि माइक्रो एनकैप्सूल्स होते क्या है। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, और एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे पाउडर है, पाउडर पार्टिकल्स हैं, वो पाउडर पार्टिकल्स के सिंगल पाउडर पार्टिकल्स के ऊपर पॉलीमर्स की एक इस तरह से लेयर्स चढ़ी होती है, सिंगल थिन लेयर चढ़ी होती है। ये तो मैं थोड़ी बड़ी दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दिखने में वो आपको पाउडर ही लगेगा, अगर आप उसको नेकेड आई से देखोगे ना तो आप सिंपल पाउडर के अंदर और उस पाउडर के अंदर कोई फर्क नहीं समझ पाएंगे कि ये माइक्रो एनकैप्सूल है या पाउडर है। आपको पता कैसे लगेगा? जब हम इसके लिए जो एक टेक्निक होती है दैट इज द SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये तो जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जब क्या आप ये कह सकते हो कि क्लैरिटी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बहुत अच्छी क्लैरिटी इसके अंदर होती है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एक टाइप है जो स्पेशली माइक्रो एनकैप्सूल्स के लिए, लिपोसोम्स के लिए, नैनोसोम्स के लिए की जाती है। इनको सिंगल जो है पार्टिकल को स्टडी करने के लिए कि इनके ऊपर प्रॉपर फिल्म की कोटिंग हुई है या नहीं हुई है, या किस तरह की कोटिंग हुई है, ठीक है। तो सिंपल अगर आप इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपनी लैब में भी देखेंगे तो उसमें भी जो हमें क्या दिखेगा, जैसे उसमें भी हमें इस तरह से दिखेगा कि कुछ कोटिंग मटेरियल है और उसके अंदर इस तरह से कोई पाउडर का पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब जो ये माइक्रो एनकैप्सूल्स क्या है एक्चुअली, जो इनका हम क्या करते हैं, अगर तो हमारे पार्टिकल की जो साइज रेंज है, आप पूछोगे कि पार्टिकल का हम साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली बहुत ही वास्ट टॉपिक है माइक्रो एनकैप्सुलेशन जो टॉपिक है। माइक्रो एनकैप्सुलेशन टॉपिक ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है, इतना वास्ट टॉपिक है माइक्रो एनकैप्सुलेशन कि अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इवन दो जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो थीसिस वर्क था वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के ऊपर ही था। उसमें सिर्फ मैंने एक सिंगल पॉलीमर था, पॉलीईकैप्रोलैक्टोन, जो मैंने सबसे नीचे लिखा है PCI, पॉलीईकैप्रोलैक्टोन। उसमें हमने क्या किया, पॉलीईकैप्रोलैक्टोन पॉलीमर था, और जो मेरी ड्रग थी उस ड्रग के ऊपर जैसे सपोज मैंने PCM ले ली, PCM के अंदर जो भी हमारी मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट था, या सपोज कोई भी एक ड्रग थी, मुझे एक्चुअली उस ड्रग के ऊपर हमने क्या किया,
उस ड्रग के ऊपर हमने पॉलीइनकेप्रोलैक्टोन के पॉलीमर की लेयर को कोट किया, हमने उसके माइक्रोन कैप्सूल्स बनाए बाय यूजिंग द सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, जो लैब में हमने यूज किया था। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को यूज करके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमने अपना पॉलीमर डाला एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर, जैसे एक पॉलीकैप्रोलैक्टोन होता है, एक ब्यूट्रागेट के ऊपर भी काम किया था, एक चिटोसेन के ऊपर भी काम किया था, 2-3 पॉलीमर्स पे हमने काम किए। तो उसमें हमने क्या किया कि सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड चूज किया, उसमें हमने बीकर के अंदर अपना मटेरियल पॉलीमर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्रग एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी में डाले और कई नंबर ऑफ यू कांट इमेजिन कि 6 मंथ सिर्फ हम लोग यही एक्सपेरिमेंट इस पे परफॉर्म करते रहे कि कब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करने के बाद जो हमारा जो पार्टिकल है, हमारा जो माइक्रोन कैप्सूल है, वो प्रॉपर एक तो इसी साइज रेंज में आए 1 to 5000 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मतलब 10⁻⁻6 मीटर, क्योंकि अगर वो इससे छोटे साइज में चला जाएगा, 1 माइक्रोन मीटर से नीचे चला जाएगा, तो वो नैनो पार्टिकल में आ जाएगा, वो माइक्रोन कैप्सूल में नहीं आएगा। ठीक है, एक तो उसके साइज रेंज को फिक्स करना था, दूसरा उसकी शेप, इनकी जो शेप कैसी होती है, ये दिखने में जब इनको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो इस तरह से बिल्कुल राउंड स्फीयर दिखते हैं और इनके अंदर यहाँ छोटे छोटे पोर्स दिखते हैं, ये एक्चुअली पोरस होते हैं। इनको बनाने का पर्पस क्या होता है माइक्रोन कैप्सूल्स का? माइक्रोन कैप्सुलेशन या जो नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत फास्ट है, सबसे मेन जो एडवांटेज है इसका, पहले तो इसके लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, बहुत सारे मेथड है, पैन कोटिंग मेथड, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड, 2 बार मैंने लिख दिया गलती से यहाँ, कोएब्जॉर्प्शन फेज सेपरेशन मेथड और पॉलीमराइजेशन टेक्निक। जो कोर मटेरियल है कि किसकी आपने कोटिंग करनी है, जैसे हम लोगों ने एस्पिरिन की कोटिंग की थी, तो इसकी कोटिंग जैसे विटामिन ए, एस्पिरिन, डायजेपाम, कोई भी मतलब इंग्रेडिएंट आप उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हो जिसकी कोटिंग की जरूरत है। और जो कोटिंग मटेरियल है, जो पॉलीमर है, इसके ऊपर वो यूज होते हैं, ये सेलो सीएमसी, अकेशिया, स्टार्च, पॉलीकैप्रोलैक्टोन, चिटोसैन, न्यूट्रागिट, बहुत सारे पॉलीमर्स। अगर आप माइक्रोन कैप्सुलेशन के टॉपिक को नेट पे सर्च मारोगे तो आपको हजारों टॉपिक्स उसके अंदर मिल जाएंगे। हमने सिर्फ इसमें समझना क्या है कि माइक्रोन कैप्सुलेशन क्या है, कि माइक्रोन कैप्सुलेशन is a technique in which we produce the particles in between the range 1 to 5000 micron meter by coating the core material with a particular coating material to solve our purpose। पर्पस क्या है हमारा? या तो फर्स्ट पर्पस तो है ये है, सबसे पहले तो जैसे किसी का अगर हमने टेस्ट मास्क करना है, वो जो टैबलेट के केस में भी सॉल्व हो जाता था। दूसरा पर्पस हमारा ये है कि अगर हमें सबसे बड़ा इफेक्ट है कि इसका इफेक्ट बहुत फास्ट आता है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, इफेक्ट बहुत फास्ट है, स्टेबिलिटी है, पाउडर के केस में जो है पैकिंग इजी हो जाती है। और एक फेज अगर सपोज आपका ड्रग कंटेंट लिक्विड फॉर्म में है लेकिन आपने उसको कन्वर्ट सॉलिड में करना है, तो आप इस मेथड से इजीली कर सकते हो। तो इसके लिए ये इतना ही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप माइक्रोन कैप्सुलेशन पे पूरा नोट लिख सकते हो, अगर आपको इतनी नॉलेज है, 1-2 पॉइंट और आप अपने बुक से ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा ये टैबलेट का टॉपिक खत्म होता है। तो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से पढ़िए और नेक्स्ट टॉपिक में हम जो नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे दैट विल बी द कैप्सूल।